हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है बच्चों, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक शब्द का अर्थ बिल्कुल सिंपल है। पब्लिक शब्द जो है उसका अभिप्राय समस्त जनता है, भारतीय जनता। पब्लिक का अर्थ समस्त जनता से है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका अर्थ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्टेयर, जिसको एडमिनिस्ट्रेट शब्द से लिया गया है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है, एड प्लस मिनिस्टेयर, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना, सेवा करना। तो प्रशासन शब्द का अर्थ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ जो है वो है सेवा व्यवस्था करना, देखभाल करना, प्रबंध करना। पर जब इसको पब्लिक के साथ जोड़ दिया जाता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ बन जाता है जनता की सेवा करना, जनता की देखभाल करना, जनता के कार्यों का प्रबंध करना। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं, जनता का प्रशासन करना ही लोक प्रशासन है। जनता की सेवा व्यवस्था करना ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ तो हो गया जनता की सेवा करना, व्यवस्था करना। पर ये सेवा व्यवस्था कौन कर रहा है? जनता की सेवा व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। सरकार के तीन अंग होते हैं। सरकार के रूप जो हैं वो तीन हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो तीन हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका जो सरकार का प्रथम अंग है, वो उसमें क्या है? सरकार की विधानपालिका जो है, सरकार का प्रथम रूप जो है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अगर केंद्र में मैं विधानपालिका की बात करूं तो हमारी संसद जो है हमारी केंद्रीय विधानपालिका है, और राज्य में हमारी राज्य विधानसभा जो है वो हमारी राज्य विधानपालिका है। विधानपालिका के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जनता द्वारा चुने गए होते हैं, जिनका काम क्या होता है? कानूनों को बनाना। ठीक है। सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका। इसमें इलेक्टेड पर्सन्स नहीं होते, ये सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं। सरकारी जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें जितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं वो सारी ही कार्यपालिका है। विधानपालिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत सिलेक्टेड पर्सन्स आते हैं जिनकी प्रॉपर भर्ती की जाती है उनकी योग्यता के अनुसार, और ये स्थायी होते हैं। जो विधानपालिका के सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और कई बार 5 वर्ष से पहले भी उनको अपने पद को छोड़ना पड़ता है। और कार्यपालिका जो है उसके सदस्य स्थायी होते हैं, वो अपने रिटायरमेंट एज तक अपने कार्य में से जुड़े रहते हैं। थर्ड जो अंग है सरकार का वो है न्यायपालिका, जुडिशरी। न्यायपालिका जो है वो भी सिलेक्टेड बॉडी है। उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्या हैं? वो सिलेक्टेड होते हैं। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका अगर कोई उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। ठीक है। अब हमारा लोक प्रशासन, हम बात कर रहे थे लोक प्रशासन के अर्थ की। लोक प्रशासन के अर्थ में बच्चों कुछ विद्वानों का कहना है कि लोक प्रशासन जो है वो सिर्फ ही कार्यपालिका है। वो विद्वान, उनका मानना है कि लोक प्रशासन जो है वो उसमें जनता की सेवा व्यवस्था का जो मेन कार्यभार है वो कार्यपालिका द्वारा ही किया जा रहा है।
ठीक है, वो विद्वान संकुचित विचारधारा के विद्वान हैं जो मानते हैं कि कार्यपालिका ही लोक प्रशासन है। उनका मानना है जनता की सेवा व्यवस्था, जनता के कार्यों का प्रबंध, जनता की देखभाल कार्यपालिका द्वारा ही की जा रही है। और कुछ विस्तृत विचारधारा वाले विद्वान हैं जिनका मानना है कि सरकार के तीनों ही अंग लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। सरकार में विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो भी काम कर रही है वो सारे जनता के ही हित में किए जा रहे हैं, जनता के ही सेवा व्यवस्था के लिए किए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग सोच है। कुछ मानते हैं सिर्फ कार्यपालिका ही प्रशासन है और कुछ विद्वान कहते हैं तीनों अंग ही प्रशासन, लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ये आपको सामने फिफ्नर जैसे ये प्रशासन की डेफिनेशंस दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन कि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन तथा निर्देशन करना ही प्रशासन है। साइमन कहते हैं कि सबसे अधिक व्यापक अर्थ में समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदायों द्वारा साथ मिलकर की जाने वाली क्रियाओं को प्रशासन कहा जाता है। प्रोफेसर वाइट कहते हैं प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, तालमेल तथा नियंत्रण की कला है। ठीक है, ये सिर्फ प्रशासन शब्द का अर्थ है। प्रशासन का मतलब है किसी काम को, उद्देश्यों को पूरा करना, उसकी सेवा व्यवस्था करना, उस कार्य को पूरा मतलब ऊंचाइयों तक ले जाना, उन कार्यों को पूर्ण करना। हर अलग अलग राइटर्स की अपनी सोच है, उन्होंने अपने अपने वे में अपनी डेफिनेशन दी हैं। और कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन की भी परिभाषाएं दी हैं। जैसे प्रोफेसर एल.डी. वाइट का कहना है कि लोक प्रशासन के व्यापक रूप को इन शब्दों में प्रस्तुत करती हैं। लोक प्रशासन में वे अपनी सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य वैध सत्ता तथा निर्धारित सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना तथा लागू करना है। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानून के विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयोग का ही दूसरा नाम है। कानून को विशिष्ट रूप से लागू करने का प्रत्येक क्रिया का प्रशासकीय क्रिया है। मतलब ये देखो, ये वुड्रो विल्सन क्या है, प्रशासन के लागू करने को। अब लागू कौन करता है क्रियाओं को? आपको पता, अभी मैंने बताया कि विधानपालिका कानून बनाती है और लागू कौन करती है? कार्यपालिका। मतलब ये संकुचित विचारधारा वाले विद्वान हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ लागू करने वाली क्रिया ही प्रशासकीय क्रिया है। अब देखो लूथर गुलिक का क्या कहना है, लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंग है जिसका संबंध सरकार से है और इस प्रकार मौलिक रूप से उसका संबंध कार्यपालिका से है। जहां सरकार का कार्य हो रहा होता है वहां इसका मुख्य रूप से संबंध कार्यकारिणी से होता है। हालांकि विधानपालिका और न्यायपालिका से भी संबंधित कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। अब लूथर गुलिक का मानना है कि वो कहते हैं मुख्य रूप से तो प्रशासनिक काम कार्यपालिका ही कर रहे हैं, पर कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो विधानपालिका और न्यायपालिका द्वारा की जा रही हैं। मतलब कि ये विस्तृत विचारधारा वाले विद्वान हैं जो सरकार के तीनों ही अंगों को लोक प्रशासन के अंतर्गत मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। आगे हम करेंगे, ये तो था मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर में बच्चों दो विचारधाराएं हैं, एक है एकात्मक विचारधारा और एक है प्रबंधात्मक विचारधारा। एकात्मक विचारधारा में जो एकात्मक विचारधारा की फेवर में विद्वान है वो है फिफ्नर, एम मार्क्स, वुड्रो विल्सन, डिमार्क, एल.डी. वाइट। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो एकात्मक विचारधारा का समर्थन करते हैं। एकात्मक विचारधारा में जो विद्वान हैं उनका मानना है कि लोक प्रशासन में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा नीतियों को लागू करने के लिए वो समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है, चाहे वो प्रबंध हो, तकनीकी क्रियाएं हो, बल्कि इसमें श्रमिक तथा लिपिक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी विद्वान
सभी व्यक्ति जो प्रशासन के विभिन्न कार्यों में जुटे हुए हैं, उन सभी को ही लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, तो हम ग्रेजुएशन का एक टॉपिक कर रहे हैं फर्स्ट सेम का। तो इसमें बच्चों, जैसे आप जो भी कॉलेज में पढ़ते हो, आपके कॉलेज में इस विचारधारा के विद्वान क्या कहते हैं कि जैसे आपके कॉलेज का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको पढ़ाना, शिक्षा देना, ये मेन उद्देश्य है। अब इनका मानना है कि जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मेन उद्देश्यों को पूर्ति की नीतियों को लागू कर रहे हैं, वो भी लोक प्रशासन में शामिल है, और उसके अलावा अन्य जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, वो सारे ही लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इनका अभिप्राय है कि जो टीचिंग स्टाफ आपको पढ़ा रहा है, वही आपके कॉलेज का मेन उद्देश्य पूरा कर रहा है, वो भी लोक प्रशासन के अंतर्गत हैं। और साथ के साथ आपके कॉलेज में उच्च अधिकारी, आपके प्रिंसिपल सर से लेके टीचिंग स्टाफ, फिर क्लरिकल स्टाफ, फिर आपके कॉलेज का जो स्वीपर है, चौकीदार है, माली है, हर व्यक्ति जो आपके कॉलेज की किसी भी क्रियाविधि में लगा हुआ है, वो सारा ही लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। इन विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि अगर जो इनके जो हेल्पर्स हैं, मेन उद्देश्य को पूरा करने वाले लोग जो हैं, वो अपने मेन उद्देश्यों को तभी पूरा कर पाएंगे जब दूसरे कर्मचारी उनको सहयोग देंगे। तो इनका मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेन उद्देश्य को क्रियाओं में जो लगे हुए अधिकारियों के साथ साथ हर कर्मचारी को उस प्रशासन के अंतर्गत लेना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी न किसी रूप में उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दे रहा है। मतलब एकात्मक विचारधारा के विद्वान क्या कहते हैं कि सरकार जो है, लोक प्रशासन जो है, वो उसमें हर तरह की क्रियाओं को शामिल करना चाहिए, उच्च से लेके निम्न। अब इसमें मार्शल ए डिमॉक हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या का अर्थ है विषय वस्तु से, अर्थात एक तकनीकी ज्ञान जो कि प्रशासकों को उनके कार्यों को करने की क्षमता प्रदान देता है। कैसे अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला तथा सिद्धांत से है जो उसके लिए सामूहिक योजनाओं के सफलता की ओर ले जाया जाता है। अब ये थी एकात्मक विचारधारा। अब हम करेंगे प्रबंधात्मक विचारधारा। प्रबंधात्मक विचारधारा के जो फेवर में विद्वान हैं, वो हैं साइमन, स्मिथ वर्ग, थॉमसन तथा लूथर गुलिक। अब ये विचारक जो हैं, इनका मानना है कि जो मेन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंध कार्यों में, क्रियाओं में लगे हुए हैं, वे ही लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मेन जो काम है, जो संगठन का मेन उद्देश्य है, जो व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जा रहा है, उन्हीं को ही, जो प्रबंध कार्यों को कर रहे हैं, उन्हीं को ही प्रशासन में लेना चाहिए। इस विचारधारा के विद्वान कहते हैं कि आपके कॉलेज का मेन उद्देश्य जो है, वो आपको पढ़ाना है। जो स्टाफ आपको पढ़ा रहा है, जो टीचिंग स्टाफ है, वही लोक प्रशासन के अंतर्गत है। बल्कि जो क्लरिकल स्टाफ, जो स्वीपर हैं या कोई और हेल्पर्स हैं, उनको प्रशासन के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। लोक प्रशासन के नेचर में दो विचारधाराएं हैं, एकात्मक तथा प्रबंधात्मक। एकात्मक विचारधारा में सभी क्रियाविधियों को शामिल किया जाता है, और प्रबंधात्मक में सिर्फ प्रबंध और तकनीकी कार्यों को ही महत्व दिया जाता है। अगला अब करेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र में बच्चों 3 विचारधाराएं हैं: पोस्टकौरव विचारधारा, विषय वस्तु संबंधी विचारधारा और समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा। पोस्टकौरव विचारधारा में कई राइटर्स ने अपनी डेफिनेशन, अपने विचार व्यक्त किए हैं, पर सबसे जो महत्वपूर्ण विचारधारा पोस्टकौरव जो शब्द बना है, वो लूथर गुलिक द्वारा दिया गया है। पोस्टकौरव शब्द सुनते ही सबके, लूथर गुलिक का नाम सुनते ही पोस्टकौरव शब्द जो है वो दिमाग में घूमने लगता है। इनका ये विचारधारा बहुत ही फेमस हुई थी। लूथर गुलिक की जो पोस्टकौरव विचारधारा है, वो कहते हैं कि संगठन के अंतर्गत जो क्षेत्र है, उसमें
पोस्ट कोरब शब्द से ही उसका क्षेत्र पूर्ण हो जाता है। जिसे ये देखो इसमें दर्शाया गया है पी से प्लानिंग। वो कहते हैं लुथर गुलिक का मानना है कि नियोजन का अभिप्राय उन कामों की रूपरेखा तैयार करने से है जिनको संपादित करने की आवश्यकता है। उसके अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों को निर्धारित करना भी शामिल है। आज प्राय प्रत्येक कार्य को संपन्न करने से पहले उसकी प्लानिंग का निर्माण किया जाता है। उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो योजना है, पी फॉर प्लानिंग जो है उसको शामिल किया जाता है। ओ से है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन से अभिप्राय सत्ता के ढांचे को इस प्रकार स्थापित करने से है जिससे प्रशासकीय कार्यों का बंटवारा, प्रबंध तथा समन्वय किया जा सके। इसमें संगठन के आकार का वर्णन, कार्यों का डिवीज़न, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एस से स्टाफिंग। कुशल नियोजन तथा संगठन के निर्माण की महत्वता उसमें काम करने वाले कर्मचारियों पर निर्भर करती है। अतः उनका संबंध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना, मतलब स्टाफिंग से मतलब है कि प्लानिंग हो गई, कोई काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया तो उसमें स्टाफ भी भर्ती किया जाना चाहिए। उनको उचित कुशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाना चाहिए जिसमें वो अपने कार्यों को कुशलता से कर सके। डी से डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को दी जाती है। जो उच्च अधिकारी अपने निम्न जो जूनियर्स होते हैं उनको समय समय पर डायरेक्शन देते हैं, निर्देशन देते हैं अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कि वो कैसे, उनको किस दिशा में काम करना है। आगे है कोऑर्डिनेशन। बच्चों कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। ना ही हमारे घर में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारे घर में भी जो कोई भी कार्यों को हम सफलता से नहीं कर पाएंगे। बिना कोऑर्डिनेशन ना निजी प्रशासन चलता है ना ही लोक प्रशासन चलता है। तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। समन्वय का बहुत महत्व है, आपसी तालमेल का बहुत महत्व है। बिना समन्वय के लोक प्रशासन का कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। रिपोर्टिंग। अब डायरेक्शन तो ऊपर से नीचे आती है, रिपोर्टिंग जो है वो नीचे से ऊपर जाती है। जो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को प्रशासनिक सूचना देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को अपने कार्यों की रिपोर्ट देते हैं, सूचनाएं देते हैं। तो रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की ओर जाती है। बी से बजटिंग। इसके अंतर्गत वित्त व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। राज्य की आय तथा व्यय का पूरा लेखा तैयार करना, बजट तैयार करना, वित्तीय योजना तैयार करना, वित्त के वितरण तथा द्वारा प्रशासकीय विभागों पर नियंत्रण आदि सब कुछ शामिल है। देखो बिना बजट के कोई काम नहीं होता। बजट का होना बहुत ज़रूरी है। पैसा प्रशासन में ऐसे ज़रूरी है जैसे हमारे वातावरण में हमारे लिए ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन के हमारा काम नहीं चलेगा, हम जी नहीं पाएंगे। तो प्रशासन भी बिना वित्त के नहीं चलता। तो बजट जो है उसके सारे कार्यों का प्रबंध करना भी लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत लुथर गुलिक द्वारा शामिल किया गया है। तो पोस्ट कोरब शब्द से लुथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को बड़े सरलता से और बड़ी आसानी से समझाया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसके बाद एक राइटर हुए हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का मानना है कि POCC लोक प्रशासन के अंतर्गत, जैसे लुथर गुलिक ने पोस्ट कोरब का कंसेप्ट दिया था, हेनरी फ्योल ने POCC का कंसेप्ट दिया। इनका मानना था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये 5 वर्ग इन्होंने जो प्रशासन के अंतर्गत शामिल किए हैं, प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत। फिर MC क्वीन, इन्होंने लोक प्रशासन को बड़े ही सरल ढंग से, लोक प्रशासन के क्षेत्र को बड़े ही सरल ढंग से अपने विवेक से सिर्फ 3 ही तत्वों से समझाया है। इन्होंने ट्रिपल M का कंसेप्ट दिया है। ट्रिपल M से अभिप्राय
एम से मैन, मटेरियल एंड मेथड। ठीक है, मैन, मनी एंड मेथड भी बोल सकते हैं इसको, मैन, मटेरियल एंड मेथड। मतलब इनका मानना है कि मैन व्यक्ति हो और मटेरियल मतलब साधन हो, भौतिक साधन, या इसको हम मनी बोल सकते हैं, मैन, मनी एंड मेथड, और तरीका हो, मतलब व्यक्ति हो, पैसा हो और कार्य करने का तरीका हो, उस चीज़ों में सारा कुछ ही शामिल किया जा सकता है। तो 3 शब्दों से, मैन, मनी एंड मेथड से, अपने ट्रिपल एम के कंसेप्ट से बड़े ही सरल शब्दों में MC P मैक्वीन ने अपने लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझाया है। अब लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये पहली विचारधारा थी जिसके अंतर्गत कई विद्वानों ने अपने कंसेप्ट दिए हैं। अगली विचारधारा है विषय वस्तु से संबंधित विचारधारा। विषय वस्तु बच्चों क्या होती है? अब लेविस मैरियम जो हैं उनका कहना है कि जो लोक प्रशासन में पोस्ट शब्द की विचारधारा है उसमें सबसे बड़ी कमी है कि उसमें विषय को शामिल नहीं किया गया, उसमें विषय के ज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया कि जो प्रशासन है वो किस विषय पर काम कर रहा है, उस सब्जेक्ट पर भी फोकस डालना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए। क्योंकि प्रशासन का मुख्य तत्व श्रेणी क्रियाएं हैं जो जनता के लिए व्यापक और विविध सेवा प्रस्तुत करती है, जैसे कानून तथा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रतिरक्षा आदि। ये सेवाएं प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है और इसकी अपनी विशिष्ट तकनीक होती है जिनको पोस्ट क्रियाएं सम्मिलित नहीं करती। उदाहरण के लिए पुलिस प्रशासन में अपराधियों का पता लगाना, उनको पकड़ना, शांति को भंग होने से रोकना, बुरे चाल चलन वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण रखना, इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जो कि आम संगठन में प्रयोग नहीं किया जाता। सेना का संगठन शिक्षा के संगठन से बिल्कुल अलग है, दोनों में समन्वय की तकनीकें जो हैं एक जैसी नहीं होती। तो इनका मानना है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत पोस्ट के साथ साथ विषय वस्तु को भी शामिल करना चाहिए, उस विषय को भी सम्मिलित करना चाहिए जिस पर काम किया जाना है। अगली विचारधारा है समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा। इस विचारधारा के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसमें समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक से अभिप्राय जो समाज है, जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, उन चीज़ों का और वहाँ के पर रहने वाले, समाज में रहने वाले लोगों की जो मनोवैज्ञानिक सोच है, उनकी मेंटालिटी है, जो उस स्थिति में, जिस स्थिति में लोक प्रशासन ने काम करना है, उस परिस्थिति को और वहाँ की समाज की मानसिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा को इसमें शामिल करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि जैसे अगर हम किसी 100 कर्मचारियों को कुछ पैसे देके, चाहे हम 10 करोड़ लगा लें, चाहे हम उसको 50 करोड़ लगा लें, 100 कर्मचारियों को 50 करोड़ रुपए देके भारत में जनहित में कोई काम शुरू करवा दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट आएगा और वही काम उन्हीं कर्मचारियों द्वारा उसी प्रोसेस से उतने ही पैसे में अगर अमेरिका में करवाया जाए तो दोनों की आउटपुट जो है बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का समाज, वहाँ का वातावरण हमारे भारत से बिल्कुल अलग है। हमारे भारत में जनता सरकारी सेवाओं को, सरकारी प्रशासन का जो लाभ कमाना चाहती है, वहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ उससे बिल्कुल मैच नहीं करती। तो वो इन विचारधारा के लोगों का मानना है कि समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा को भी लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल करना चाहिए। अब पोस्ट तथा विषय वस्तु विचारधारा दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेविस मैरियम का कहना है कि जो ये दोनों विचारधाराएं हैं, पोस्ट की विचारधारा और विषय वस्तु विचारधारा, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब उनका कहना है कि इन दोनों पे ही
जोर देना चाहिए, जिससे लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है इन दोनों को ही मिलाकर पूरा हो सकता है। लेविस मेरियम कहते हैं कि लोक प्रशासन के कैंची की तरह दो ब्लेड हैं। लोक प्रशासन के कैंची की तरह दो ब्लेड हैं। एक ब्लेड जो है वो है पोस्कोरव की विचारधारा और दूसरा ब्लेड जो है वो है विषय वस्तु विचारधारा। अगर दोनों में से एक ब्लेड भी कमजोर हो जाएगा तो वो कैंची सही काम नहीं करेगी। ऐसे ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्कोरव विचारधारा और विषय वस्तु विचारधारा दोनों पे ही जोर देना चाहिए, दोनों को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि हमारा लोक प्रशासन जो है वो सफलता से काम कर सके।